हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो आरोह भाग 2 है पद्यखंड, उसकी जो दूसरी कविता है आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता, वो आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस कविता में बताया क्या गया है। तो इस कविता में पतंग कविता के माध्यम से कवि ने जो प्राकृतिक वातावरण है, जो शरद ऋतु के आगमन पर जो वातावरण होता है, उसका चित्रण किया है। तो इस कविता में बताया गया भी किस प्रकार जब शरद ऋतु आती है तो क्या है, शरद ऋतु आने के बाद जो बच्चों में जो नया उमंग और जो नया उत्साह पैदा होता है, उसका चित्रण इस पतंग कविता के माध्यम से किया गया है। तो इस कविता में जो कवि हैं आलोक धनवा, उन्होंने जो भादो माह होता है, यानी भादो मास का जो महीना होता है, उस महीने को बीत जाने के बाद किस तरह से वातावरण में परिवर्तन होते हैं, वे किस तरह वातावरण में जो अंधकार में वातावरण होता है, जो बादल छाए रहते हैं, वो समाप्त हो जाता है और एक नया सवेरा आरंभ होता है। उस सवेरा वो जो सवेरा आरंभ होता है, उस सवेरे के आरंभ होने के बाद वातावरण में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बच्चे किस प्रकार जो अनेक तरह की जो क्रियाएं करते हुए प्रतीत होते हैं, फिर किस तरह जो बच्चे जो अपने पतंग को उड़ाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि दुनिया की सबसे हल्की वस्तु होती है, उसको उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। किस प्रकार बच्चे उन पतंगों को उड़ती हुई देखकर तरह तरह की सीटियां या किलकारियां बजाते हुए प्रतीत होते हैं। वे अपनी इस जो पतंग उड़ाते समय मस्ती में इतना खो जाते हैं भी उन्हें क्या है भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। वे खतरनाक छतों से इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह का जो प्राकृतिक वातावरण का चित्रण पतंग कविता के माध्यम से आलोक धनवा ने किया है। तो अब इसका जो व्याख्या है वो आरंभ करते हैं। पहला पद्यांश, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, यानी जो सबसे तेज यानी जो वर्षा का जो मौसम है वो समाप्त हो गया है। कौन सा मौसम, यानी जो भादो मास का महीना है, भादो मास के महीने में जो मूसलाधार वर्षा होती है वो क्या है, अब समाप्त हो गई है। अब क्या है, सवेरा हुआ, यानी अब एक जो नया सवेरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब जो भादो मास के महीने में जो अंधकार में वातावरण रहता था, यानी जो बादलों के छाने से जो अंधकार रहता था, वो क्या है अब समाप्त हो गया है। इसके कारण इसलिए कवि कह रहा है यहाँ भी जो सवेरा हुआ, और वो सवेरा किस प्रकार हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यानी अब जो सवेरा हुआ है ये भादो मास का महीना होने के बाद, तो उस सवेरे का चित्रण किस प्रकार का है, जो खरगोश की आंखें होती हैं, यानी जो लाल और भूरे रंग की जो आंखें होती है, उसी तरह जो नया सवेरा है उसका दृश्य दिखाई देता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी यहाँ क्या है भी उपमेय में उपमान की जो समानता है वो दिखाई गई है। तो यहाँ उपमा अलंकार है। आगे क्या कहते हैं कवि, शरद आया, यानी शरद यानी जो शरद ऋतु है उसका आगमन हुआ, और पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, और जैसे ही क्या है भी जो शरद ऋतु है उसका आगमन हुआ, तो शरद ऋतु के आगमन के बाद में भी जो जिस तरह के वातावरण में परिवर्तन होता है, भी चारों ओर जो वातावरण है वो भी क्या है उमंगमय बन जाता है, चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है। तो उसी प्रसन्नता में वातावरण में जो बच्चे हैं वो क्या है पुलों को पार करते हुए, यानी जो नहरों के ऊपर या नहरों के ऊपर जो पुल बने हुए हैं उन पुलों से वो गुजरते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और वो क्या है उन पुलों को पार करते हुए वे अपनी जो उनके पास अलग अलग तरह की जो रंग जो चमकीली साइकिलें हैं उनको वो तेज चलाते हुए, यानी तीव्र गति से चलाते हुए उन पुलों को वो पार कर रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। जोर जोर से यहाँ एक समान दो शब्द हैं, दोनों के अर्थ भी समान हैं, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आगे यहाँ कवि क्या कहते हैं भी जो बच्चे हैं वो अपनी साइकिलों पर जो घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और जो जोर जोर से वो घंटी बजा रहे हैं, यानी तेज गति के साथ वो घंटी बजा रहे हैं, साथ में चमकीले इशारों से बुलाते हुए,
और यानी और बच्चों को। साथ ही में क्या है, वो अपने आकर्षक संकेतों के माध्यम से, आकर्षक अपने इशारों के माध्यम से जो और बच्चे हैं उनको भी बुला रहे हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो इस तरह वो क्या है भी, जो संपूर्ण वातावरण देखकर कवि कहता है भी मुझे ऐसा लगता है भी ये जो बच्चे हैं वे आकाश को मुलायम बना रहे हैं कि पतंग ऊपर उठ सके। और इस तरह का वातावरण वो बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं ताकि जो उनकी पतंग है वो आकाश में, यानी उस कोमल आकाश में उड़ सके। आगे वो कहते हैं दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। तो इस तरह जो बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि जो उनकी पतंग है, जो कि इस दुनिया की सबसे हल्की वस्तु मानी जाती है, यानी संसार की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु मानी जाती है, वो इस आसमान में, आकाश में उड़ सके। आगे दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, यानी जो पतंग, जो बच्चों द्वारा उड़ाई जाने वाली पतंग है उसमें जो कागज लगा हुआ होता है वो क्या है, बिल्कुल ही महीन, यानी बिल्कुल ही पतला होता है। जो बच्चे हैं वो उसी जो पतला कागज है, यानी जो पतंग जिससे बनी हुई है उसको उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें क्या है बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। जो पतंग क्या है, बांस की जो पतली पतली तिल्लियां होती है उससे वो पतंग बनी हुई है। तो बच्चे हैं उस बांस की कमानी से जो बनी हुई जो पतंग है उसको उड़ाना चाहते हैं। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जैसे ही क्या है भी जो पतंग है वो आकाश में उड़ती है तो शुरू हो जाते हैं क्या, जो सीटियां बच्चे, यानी जो बच्चे प्रसन्नतापूर्वक सीटियां बजाने लगते हैं, किलकारियां यानी तरह तरह की किलकारियां लगाते हैं, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और इस तरह जैसे ही क्या है भी जो पतंगे हैं, जो अनेक पतंगे हैं वो आसमान में दिखाई देती हैं, तो वो पतंगे हमें इस प्रकार प्रतीत होती हैं जैसे जो तितलियों का जो संसार है वो आकाश में उड़ रहा हो, यानी इतना आकर्षक रूप हमें दिखाई देता है। आगे है इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न है कवि एवं कविता का नाम, आप आसानी से बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कवि ने शरद ऋतु के आगमन को किस प्रकार प्रस्तुत किया है, भी जैसे ही शरद ऋतु आरंभ होती है तो किस प्रकार के परिवर्तन वातावरण में होते हैं उसका चित्रण आपको करना है। आगे है प्रश्न नंबर 3, शरद ऋतु आने पर बच्चे किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, यानी जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है तो बच्चे क्या क्या कार्य करते हैं या किस प्रकार की क्रियाएं बच्चे करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। आसान से प्रश्न है तीनों प्रश्नों के एक प्रश्न का उत्तर, जो 2 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम आपको 30 से 40 शब्दों में इसका उत्तर देना है। आपको एक लाइन में उत्तर नहीं देना आपको। आगे है भाव सौंदर्य एवं काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य एवं काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इस भाव सौंदर्य क्या है, इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। तो इस पद्यांश में कवि ने क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ भाव सौंदर्य इस एक पद्यांश का। इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने जो वर्षा ऋतु के पश्चात, जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है उसके बाद शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, तो उस मौसम में, उस ऋतु में बच्चों द्वारा जो पतंग उड़ाई जाती है, उस पतंग उड़ाने के बाद बच्चों में जो तरह तरह का जो उमंग उत्साह उत्पन्न होते हैं उसका चित्रण दर्शाने का प्रयास किया है, और किस तरह से जो संपूर्ण प्रकृति है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो बताने का प्रयास किया है। आगे है प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें तो काव्य सौंदर्य में क्या है, इस पद्यांश में किस प्रकार की भाषा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अलंकारों का मैंने आपको पहले भी बताया था, भी जो खरगोश की आंखों जैसा लाल, यहाँ क्या है उपमा अलंकार का प्रयोग है। और दूसरा है जोर जोर, यानी यहाँ एक समान दो शब्द है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। आगे ये जो कविता रचित है वो क्या है, सामान्य हिंदी भाषा का इसमें प्रयोग है। और संपूर्ण जो कविता है ये मुक्त छंद में है,
यानी छंद से मुक्त ये कविता है। शब्द प्रयोग उचित एवं सार्थक है और इसमें जो प्रकृति का जो संपूर्ण प्रकृति है उसका मानवीकरण किया गया है, यानी प्रकृति को मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है। यानी जो भाव सौंदर्य होता है जो काव्य सौंदर्य होता है वो लगभग सभी पद्यांशों का एक समान ही होता है। तो कुछ बच्चों ने भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य नहीं लिख रखे थे, तो आपका होमवर्क में आपको साथ साथ ही ये जो भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य हैं वो लिखने हैं। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको ये 3 प्रश्न जो पद्यांश पर आधारित हैं वो आपको इस पद्यांश को समझकर फिर करने हैं, और 2 प्रश्न हैं जो भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न, ये आपको करना है।